हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 PYQ सीरीज ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात देखेंगे PYQ सीरीज के सेकंड सब्जेक्ट यानी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, जो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल वेटेज दोनों रखता है। तो हम लोग आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल इंजीनियर्स थिंग में। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस ज्योमेट्रिक एलिमेंट टू बी कंसिडर्ड इन हाईवे डिज़ाइन। सबसे पहले अगर बात करें कि हाईवे डिज़ाइन के लिए कौन कौन से ज्योमेट्रिक एलिमेंट हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो सबसे पहला आता है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। अगर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में बात करें तो पहला आता है कैरेज वे। इट इज़ ए पार्ट ऑफ पेवमेंट डिज़ाइन टू कैरी व्हीकल। कैरेज वे वैसा होता है जो व्हीकल को कैरी करता है। आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो जहाँ पे कार मूव कर रहे हैं वही हमारा कैरेज वे होता है। जो ब्लैक 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 पेवमेंट है और उस पर जो वाइट पट्टी के बीच में जो कार मूव कर रही है वही हमारा कैरेज वे है। टाइप्स ऑफ रोड में कैरेज वे का जो विड्थ होता है वो कितना होता है। अगर वो सिंगल रोड है तो 3.75 मीटर का कैरेज विड्थ होगा। टू लेन विथ नो कर्व 7 मीटर होगा। टू लेन विथ रेज्ड कर्व 7.5 मीटर विड्थ होगा। इंटरमीडिएट लेन में 5.5 मीटर होगा। मल्टी लेन में 3.5 मीटर पर लेन होगा और मल्टी लेन ब्रिज में 3.5 मीटर पर लेन प्लस 0.5 मीटर पर कैरेज वे होगा। अगर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो वो है शोल्डर। शोल्डर आर प्रोवाइडेड टू एकोमोडेट स्टॉप्ड व्हीकल एंड टू प्रोवाइड लेटरल कन्फाइनमेंट टू पेवमेंट लेयर। बेसिकली शोल्डर क्या होता है, तो फिगर राइट साइड के फिगर में हम लोग इजिली देख सकते हैं कि शोल्डर क्या है। एक हाईवे है और कैरेज वे है, उसके लेफ्ट साइड में जो स्पेस आपको दिख रहा है वो शोल्डर कहलाता है। शोल्डर बेसिकली उसके लिए काम आता है जब जैसे गाड़ी ख़राब हो गया ये सब को ठीक करने के लिए, तो रोड से साइड हटा के गाड़ी को उतार के वहाँ पे हम लोग ईजिली ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक्सीडेंट हो जाता है तो कार बीच में ही रहती है, लेकिन उसको मशीन और दूसरे टोइंग व्हील से कार को शोल्डर पे ले आते हैं, फिर वहाँ पे रिपेयर करके फिर से उसे मूवेबल कंडीशन में लेके आते हैं। इसी कारण से शोल्डर प्रोवाइड किया जाता है। डिजायरेबल विड्थ ऑफ शोल्डर इज 4.6 मीटर विथ मिनिमम ऑफ 2.5 मीटर फॉर टू लेन रूरल हाईवे। अगर कर्व की बात करें तो कर्व वो होता है इट इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन पेवमेंट एंड शोल्डर और मीडियन और फुटपाथ। कर्व बेसिकली कुछ नहीं होता, एक छोटा सा एक मीडियन होता है जो डिवाइड करता है किसको किसको, पेवमेंट और शोल्डर को, पेवमेंट और मीडियन को, पेवमेंट और फुटपाथ को। देख सकते हैं फिगर में, हम लेफ्ट साइड के फिगर में देख सकते हैं कि तीन तरह के जो कर्व होते हैं। पहला लो और माउंटेबल टाइप कर्व जिसमें जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। सेमी बैरियर टाइप कर्व में जिसमें जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। और बैरियर टाइप कर्व में जिसका हाइट है 20 सेंटीमीटर है। अगर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें वो है कैम्बर और क्रॉस स्लोप या क्रॉस फॉल। इट इज़ अ स्लोप प्रोवाइडेड टू रोड सरफेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ वाटर। बेसिकली कैम्बर का ये काम होता है कि जैसे हम लोग अगर क्रॉस सेक्शन व्यू में देखेंगे तो क्या होता है कि रोड बीच से उठा हुआ रहता है, उसे हम लोग कैम्बर कहते हैं। टॉप लेफ्ट राइट साइड में टॉप फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि तीन तरह के कैम्बर दिए हुए हैं, स्लोप्ड कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर और कंपोजिट कैम्बर। स्लोप्ड कैम्बर में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह लेफ्ट साइड में भी स्लोप्ड है और राइट साइड में भी स्लोप है और गाड़ी मूव कर रही है। पैराबोलिक कैम्बर की बात करें तो पैराबोलिक कैम्बर में बीच में कोई पॉइंट नहीं आता और वो पैराबोलिक शेप में रहता है। अगर कंपोजिट कैम्बर की बात करें तो कंपोजिट कैम्बर में हम लोग देखेंगे कि पैराबोलिक भी रहता है और स्ट्रेट भी रहता है। वैसा कैम्बर जिसमें स्ट्रेट और पैराबोलिक कैम्बर का मिक्सचर हो उसे हम लोग कंपोजिट कैम्बर कहते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, द पर्पस ऑफ मीडियन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कॉलिजन ऑफ व्हीकल। इट इज नोन ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक सेपरेटर। मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ रूरल हाईवे इज 5 मीटर। मीडियन का क्या काम है, जैसे
जैसे यहाँ पे लेन दिख रहा है कि 2 लेन इधर है, 2 लेन इधर है, दोनों में हेड ऑन कॉलिजन ना हो, इस कारण से क्या करते हैं हम लोग, मीडियन बीच में प्रोवाइड करते हैं। ये एक गैप होता है और सेपरेटर होता है, जिसमें क्या हो कि आने और जाने वाले व्हीकल आपस में टकरा ना सके। नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो है साइड डिस्टेंस। अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। जैसे कि किसी को साइड देना हो तो इसमें क्या हो, आईआरसी के द्वारा रिकमेंड किया गया जो रिएक्शन टाइम होता है वो 2.5 सेकेंड होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ओवर टर्निंग साइड डिस्टेंस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पासिंग साइड डिस्टेंस। इसमें जब भी कभी व्हीकल ओवर टर्न होता है तो उसमें ओवर टर्न करने के दौरान जो परसेप्शन है यानी डिसीजन मेकिंग है और रिएक्शन जो टाइम है वो हमारा होना चाहिए 2 सेकेंड। ये आईआरसी के द्वारा रिकमेंडेड है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, व्हेन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड वी प्रोवाइड आईएसडी सो एज गिव सम डिग्री ऑफ ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज। जब भी कभी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आईएसडी प्रोवाइड करते हैं। आईएसडी प्रोवाइड करने में ये होता है कि ओवरटेकिंग करने का चांस फ्रीडम मिल सके, ओवरटेक कर सकें। इसमें आईएसडी का जो वैल्यू होता है वो 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी होता है। अगर हेडलाइट साइड डिस्टेंस की बात करें कि जब भी नाइट में ड्राइवर चलते हैं तो उसका जो हेडलाइट का जो बीम है जहाँ तक जाता है वहाँ तक वो ड्राइवर देख सकता है। इसी कारण से कहा जाता है कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस उतना होना चाहिए जितना वो इजिली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी अपने व्हीकल को रोक सके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स इन हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। अगर इसमें बात करें तो वैसा इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेवमेंट सरफेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को कंसीडर करने के लिए या फिर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जब सबसे पहले अगर हाईवे बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पेमेंट सरफेस को इन बनाते हैं तो उसमें इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए कि जो पेमेंट सरफेस है उसमें स्किड और स्लिप फ्री रहना चाहिए। अगर स्किडिंग की बात करें, इट्स टेक्स प्लेस व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ व्हील इज मोर देन रोटेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रेक। और स्लिपिंग की बात करें, स्लिपिंग अकर व्हेन व्हील रिवॉल्व मोर देन कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अलोंग विथ रोड ड्यूरिंग एक्सलरेशन। फिगर से देख सकते हैं कि हम लोग रोटेशनल मोशन क्या है और ट्रांसलेशन मोशन क्या है। ट्रांसलेशन मोशन वैसा मोशन होता है जब स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई भी गाड़ी मूव करती है तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो जो व्हील है वो गोल गोल राउंड करते हैं उसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। स्किडिंग और स्लिपिंग को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर जो हमारा पहिया है उसका एक रिवॉल्यूशन कब होगा, जब वो 2πr मूव कर ले। अगर जब भी कभी लेस देन 2πr मूव करे तो वो स्लिप कहलाएगा। स्लिप इन द सेंस क्या होता है कि जैसे कीचड़ है, वहाँ पे गाड़ी वहाँ पे जब फंस जाती है वहाँ पे तो एक ही जगह पे मूव कर रहे, टायर तो 2πr मूव कर लेता है लेकिन गाड़ी आगे मूव नहीं कर पाती, इसीलिए उसे स्लिप कहते हैं। और अगर स्किड क्या होता है, स्किड वो होता है कि जब 2πr से ज़्यादा मूव कर जाए। जैसे स्पीड में व्हीकल मूव कर रहे हैं तो उस समय आप ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है कि रुक जाना चाहिए लेकिन नहीं रुकती है, वो 2πr से भी ज़्यादा मूव कर जाती है। उस कंडीशन में उसे हम लोग स्किडिंग कहते हैं। अगर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो आता है फ्रिक्शन। अगर लेंथ वाइज फ्रिक्शन लगे तो उसे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कहते हैं। और आईआरसी के रिकमेंडेशन के अनुसार लेंथ वाइज फ्रिक्शन और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन वो जो होना चाहिए 0.35 से लेकर 0.40 तक होना चाहिए। और अगर गाड़ी के परपेंडिकुलर फ्रिक्शन लगे यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगे तो उसे लेटरल फ्रिक्शन कहते हैं। इसको कंसीडर किया जाता है 0.15। अगर ड्राई सरफेस और वेट सरफेस की बात करें, मान लिया जाए कि एक व्हील है जिसका जो है ओल्ड व्हील है और एक न्यू व्हील है। अगर समर सीजन एकदम ड्राई है तो अगर वो चलेगा, गाड़ी चलेगा तो जो ओल्ड व्हील है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। न्यू टायर क्या होगा, न्यू टायर उस पर क्या करेगा, न्यू टायर में जो रेजिस्टेंस कम लगेगा क्योंकि वो कांटेक्ट में कम आएगा। अगर वेट सरफेस है तो ओल्ड टायर है उसमें क्या होगा कि जो एक पानी का लेयर पूरे ओल्ड टायर के सरफेस पे आ जाएगा जिस कारण से उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। और अगर
न्यू टायर की बात करें उसमें ग्रूविंग रहेगा, ग्रूविंग रहने के कारण उस पर जो होगा पानी का जो लेयर उस पर ईजिली जम नहीं पाएगा, ईजिली बैठ नहीं पाएगा, जिस कारण से उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए वेट सरफेस में हम लोग न्यू टायर को प्रीफर करते हैं और ड्राई सरफेस में हम लोग ओल्ड टायर को प्रीफर करते हैं। तीसरे टूल्स की बात करें तो वो है अनइवननेस इंडेक्स। प्रेजेंस ऑफ अंडुलेशन ऑन पेवमेंट सरफेस इज कॉल्ड अनइवननेस। अंडुलेशन ये क्या होता है कि उबर खाबर, एक जैसे 1 किलोमीटर चलें तो कितना उबर खाबर है। जैसे आप व्हीकल चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, उसमें क्या होगा, जर्क आपको फील होता होगा। जर्क इन द सेंस क्या कि गाड़ी में सॉरी रोड पे जो गड्ढे होते हैं वो सब फील होता होगा। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, इन 1 किलोमीटर, यानी जो होता है कि कितना का जो अंडुलेशन आया उसको कहते हैं। इसको किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, वो होता है बम्प इंटीग्रेटर। डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, CRRI। अगर अनइवेंटनेस इंडेक्स अगर का वैल्यू 1500 से कम है तो वो हमारा रोड बहुत ही अच्छा गुड है, और अगर उसका वैल्यू 1500 से लेकर 2500 है तो उसका जो टाइप्स ऑफ रोड होगा वो होगा सेटिस्फैक्ट्री। अगर 2500 से 3500 है तो वो हो गया बैड। अगर 3500 से ज़्यादा है तो अनकंफर्टेबल होगा, उस रोड को हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट टूल की बात करते हैं तो वो होता है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। जब जैसे ही देखते हैं कि बारिश होता है तो रोड पे क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इससे दो चीज़ होता है, एक तो बेनिफिट भी हो सकता है और दूसरा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है उसके आइज़ पे वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो चमकता है। इस कारण से पेमेंट को वैसा बनाना चाहिए कि जो अनकंफर्टेबल ना फील कराए। और अगर रात के समय की बात करें तो क्या होता है कि दूसरे कार के हेडलाइट के द्वारा जो रोड पे जो हेडलाइट का जो लाइट पड़ता है उसके थ्रू भी रिफ्लेक्शन होकर आँख में पड़ता है। इस कारण से भी हमारा पेमेंट उस वैसे मटेरियल को प्रेफर करना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करके दूसरे ड्राइवर की आँख में ना दे। अगर ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज इसमें होता है कि जैसे ही अगर पेमेंट को उस अनुसार डिज़ाइन किया जाना चाहिए, यानी कैम्बर प्रोवाइड करना चाहिए प्रॉपर ड्रेनेज के साथ, ताकि उस पेमेंट पे कोई भी पानी टिक ना सके, रेन वाटर टिक ना सके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड, एक्सप्लेन ब्रीफली। वैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करते हैं, उन सबों को एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहला देखेंगे कि आवर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड ऑन फॉलोइंग। तो सबसे पहला देखेंगे कि रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है वो कितना है। IRC ने रिकमेंड किया है 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड SSD कैलकुलेशन के लिए IRC ने रिकमेंड किया है। फिर अगर दूसरा पॉइंट देखें तो वो होता है कि स्पीड ऑफ व्हीकल। SSD आल्सो डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ व्हीकल। ब्रेक efficiency, IRC assume brake efficiency as 50% is already included in longitudinal friction coefficient recommended by IRC। SSD जो होगा वो ब्रेक एफिशिएंसी पे होगा। क्योंकि अगर आप जैसे ही ब्रेक को प्रेस करते हैं, ब्रेक दबाते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी तो हम लोग एज्यूम करते हैं गाड़ी तो रुक जाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? गाड़ी क्या होती है कि कुछ दूर चल के रुकती है। उसी के लिए IRC जो होता है ब्रेक एफिशिएंसी को पहले ही 50% कंसीडर कर लेती है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ रोड एज पर IRC, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो आपको बताया लेंथ के अलॉन्ग जो लगता है वो होता है 0.35 से लेकर 0.4। अगर वो स्पीड पे फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट होता है वो भी वेरी करता है। अगर लेस देन 30 किलोमीटर पर आवर है तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो 0.4 होगा। अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो फ्रिक्शन का वैल्यू 0.36 होगा। और अगर ग्रेटर देन 80 किलोमीटर पर आवर है तो फ्रिक्शन का वैल्यू 0.35 होगा। ऐसा नहीं है कि स्पीड पे हमारा फ्रिक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग सेफर साइड लेने के लिए जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो घटाते जाते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड होगा ब्रेक एफिशिएंसी उतना घटेगा, क्योंकि ब्रेक जब देंगे तो उतना दूर आगे चल के चलेगा। इसी कारण से हम लोग फ्रिक्शन का जो एफिशिएंसी है उसको घटा देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट एट रोड, जैसे कि जानते हैं कि अप ग्रेडियंट्स लीड्स टू लोअर वैल्यू ऑफ SSD, मतलब अप ग्रेडियंट पे जाएंगे तो वो SSD हमको लोअर देगा, क्योंकि जैसे ही ब्रेक मारेंगे तो वेट का कंपोनेंट जो डाउनवर्ड लगेगा वो भी हमको हेल्प करेगा गाड़ी को रोकने में। अगर डाउन ग्रेडियंट है तो वो क्या होगा कि ज़्यादा वैल्यू ऑफ SSD देगा। क्योंकि वेट का जो कंपोनेंट है वो पैरेलल लगेगा और पैरेलल वो अपोज करेगा ब्रेकिंग को होने में, इस कारण से ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज सुपर एलिवेशन एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सुपर एलिवेशन। अब देखेंगे कि सुपर एलिवेशन होता क्या है। सुपर एलिवेशन इज ए ट्रांसवर्स स्लोप अलोंग द विड्थ ऑफ रोड प्रोवाइडेड बाय राइजिंग द आउटर एज ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। सुपर कर्व वैसा कर्व होता है जब जब भी कभी कर्व आता है या ट्रांसवर्स स्लोप आता है, जैसे कि गाड़ी क्या एक फिक्स कर्व पे मुड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आउटर एज को उठा दिया जाता है, क्योंकि एक फैक्टर, एक जो फोर्स होता एक जो फास्ट मूविंग व्हीकल पे एक फोर्स लगता है वो है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आउटर डायरेक्शन में लगता है और गाड़ी का टेंडेंसी होता है पलटने का। इसी कारण से क्या करते हैं कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि गाड़ी इनर साइड में उसका वेट का कंपोनेंट आए और गाड़ी सेफली वहाँ पे मूव कर सके। इस फिगर में आप लोग देख रहे हो कि किस तरह जो यहाँ पे जो कर्व है उस पे यहाँ पे आउटर एज में उठाया गया है, जो ट्रक है वो किस तरह से झुका हुआ है। इसमें भी देख सकते हैं आपको कि किस तरह से स्लोपी, किस तरह से कर्विलीनियर जो रोड है उस पर भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया। अब हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर जो मान लेते हैं कि रोड जो है, आपको ये लेफ्ट साइड के फर्स्ट फिगर में आपको देखना है कि जो रोड है वो थीटा डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। एक कार जो है उस पर क्या हुआ कि पी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, क्यों, क्योंकि जो कर्व में जो मोशन हो रहा है, यानी कार, इसको इजी, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, इजीली समझना है। जैसे कि एक रोड है, ठीक है, वो थीटा डिग्री पे मुड़ा हुआ है, यानी झुका हुआ है, थीटा डिग्री पे अलाइन है। अब वहाँ पे हमको कार पास कराना है, कार का स्पीड भी ज़्यादा है और कार पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। उसका वैल्यू कितना है, हम लोग एज्यूम करते हैं P। उसका कंपोनेंट जो रोड के पैरेलल होगा वो होगा P cos थीटा, ठीक है। अब कार का भी तो वेट होगा, कार का वेट हमको जो लग रहा है वो है W, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर W को कंपोनेंट में तोड़ें तो वो किस में आएगा, एक होगा परपेंडिकुलर, वो हो गया W cos थीटा, और एक हो गया पैरेलल, वो हो गया W sin थीटा, जो रोड के पैरेलल लग रहा है। अब अगर कार जो रोड पे है उसका रिएक्शन भी लगेगा जो कि हमारा नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल क्या है, वो n से डिनोटेड है। और फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का जो टेंडेंसी होगा वो अंदर की ओर होगा, वो F है। इस फिगर से क्लियरली, पहले हम लोग अगर फिगर समझ लेंगे तो डेरिवेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मैं फिगर को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रोड है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, उस पे जो कार मूव कर रहा है उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो है P का कंपोनेंट हम लोग पैरेलल लेते हैं, वो है P cos थीटा। P का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा वो होगा P sin थीटा। फिर W वेट, यानी कार का जो कुछ वेट भी होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो होगा W। अगर उसका कंपोनेंट तोड़ते हैं तो वो आएगा W cos थीटा, और W sin थीटा, W sin थीटा वो रोड के पैरेलल ही लगेगा। फ्रिक्शन जो होगा जो व्हील पे लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि वेट लगेगा और उसका रिएक्शन ना लगे, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी सेंस में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब वेट रोड पे लग रहा है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन हमारा होगा n। अब अगर n का वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा, n किसको इक्वल कर रहा है, P sin थीटा प्लस W cos थीटा। फर्स्ट लाइन में वही चीज लिखा हुआ है, n इक्वल टू W cos थीटा प्लस P sin थीटा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो वो क्या होता है, F इक्वल टू स्मॉल f इंटू एन। स्मॉल f से कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल f बेसिकली म्यू है जो कि फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट को डिनोट करता है। अगर f के जगह आप म्यू यूज करते हैं तो म्यू भी ले सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू सेम ही रहेगा, n के जगह पे ऊपर से हम लोग पुट कर देंगे, म्यू F इंटू W cos थीटा प्लस P sin थीटा हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि रजिस्टिव फोर्स कौन कौन सा है। ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अपने ओर खींच रहा है, ट्रक या कार को पलटाने की कोशिश कर रहा है। आखिर उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रजिस्ट कौन कौन फोर्स कर रहा है, ताकि इजीली हमारा कार उस मोड़ पे या उस कर्व पे पास कर सके। तो हम लोग का जो रजिस्टिव फोर्स होगा वो होगा W sin थीटा, जो कि
रोड के पैरेलली लग रहा है और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कौन सा फोर्स है, वो है फ्रिक्शन, एफ, कैपिटल एफ, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोड के पैरेलली लग रहा है। अगर उसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। यहाँ तक इजिली क्लियर है। अगर इस फोर्सेस को बैलेंस करते हैं किसके अलोंग, स्लोप के अलोंग, स्लोप कितना है, थीटा स्लोप है। रोड का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, वो है थीटा, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग का जो है वो है पी। पी का कौन सा कंपोनेंट गाड़ी को बाहर पलटाने की कोशिश कर रहा है, पी का कौन सा कंपोनेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हमारे गाड़ी को ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहा है, वो है पी कॉस थीटा। और उसको बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, यानी रजिस्टिव फोर्स कौन कौन सा है, तो वो है डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन यानी एफ, एफ का वैल्यू रख देंगे तो स्मॉल एफ इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। अब यहाँ पे है पी कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग राइट साइड लेके जाते हैं, राइट साइड जैसे ही लेके जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा, तो डब्ल्यू साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टेन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो एफ इंटू डब्ल्यू बच गया। पी से हमारा पी साइन थीटा से अगर पी साइन थीटा से कॉस थीटा में डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, एफ इंटू पी टेन थीटा। आखिर टेन थीटा है क्या, वो है स्लोप। स्लोप क्या होता है, सुपर एलिवेशन जो हम लोग को प्रोवाइड करना है। सुपर एलिवेशन को डिनोट किस चीज से करते हैं, वो करते हैं ई से। तो हमारा क्या निकल के आया, P इक्वल टू डब्ल्यू ई प्लस एफ डब्ल्यू प्लस एफ पी ई। यहाँ पे देखेंगे कि दो चीज कॉमन है, लेफ्ट साइड में P कॉमन है और राइट साइड में एफ पी ई कॉमन है, तो दोनों को एक साइड रख देते हैं, यानी सेम बिरादरी को सेम जगह हम लोग पकड़ा देंगे सीधा। और कुछ नहीं करना है, बस सीधा पकड़ा देंगे। P कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, P के जगह 1 बचेगा और एफ पी के जगह पे जब जैसे ही P कॉमन लिए तो ई एफ बच जाएगा। और इधर क्या बचेगा, W कॉमन लेने के बाद W इंटू ई प्लस एफ। सिंपली क्या देख रहे हैं कि P बाय W हो गया ई प्लस एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई एफ। अगर नेक्स्ट पेज पे चले तो हम लोग क्या देखते हैं, आपको बताया कि P क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, W क्या है, वेट ऑफ ट्रक या वेट ऑफ कार। तो P का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो फार्मूला क्या होता है, वो होता है mv स्क्वायर बाय r। और अगर W को देखें तो W क्या है, mg। वैल्यू पुट करेंगे आंसर लाएंगे, P के जगह पे रखेंगे mv स्क्वायर बाय r और W के जगह पे रखेंगे mg। m से m कैंसिल, v स्क्वायर बाय जी आर। इधर से तो हमारा क्लियर हो गया। अब उधर देखते हैं, e प्लस एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई एफ। अब ऐसा तो नहीं है कि E बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे, E छोटा और F छोटा। जैसे ही देखते हैं कि 1 से छोटा चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और किसी भी दो, जैसे दो नंबर है, आप क्या कीजिएगा कि 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होगा 0.04, यानी जो नंबर है उससे भी छोटा आ गया। इसी कारण से हम लोग E इंटू एफ को नेग्लेक्ट कर देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं v स्क्वायर बाय जी आर इक्वल टू ई प्लस एफ। यही हमारा रामबाण फार्मूला सुपर एलिवेशन के लिए डिराइव हो गया। और ये हमारा फिगर है जो यहाँ पे देखे तो फिगर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो फिगर हमारा ये कह रहा है कि एक हॉरिजेंटल लाइन है जिसपे थीटा डिग्री पे हमारा रोड इंक्लाइन है, एक कार उस पर मूव कर रहा है, कार मूव करने पे P उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, P का P कॉस थीटा कंपोनेंट कार को ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो वेट है वो W वो नीचे लग रहा है और वेट का कंपोनेंट W साइन थीटा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है रोड के पैरेलली, और फ्रिक्शन भी है जो रोड के पैरेलली लग रहा है, और रिएक्शन फोर्स के रूप में N लग रहा है। और वो बैलेंस किसको किसको कर रहा है, P साइन थीटा और P कॉस थीटा को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर बेस्ड ऑन विच लेंथ ऑफ वैली कर्व इज डिजाइन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ ऑफ वैली कर्व किस किस फैक्टर पे डिजाइन किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि लेंथ ऑफ वैली कर्व वो होता है वो किस किस फैक्टर पे डिजाइन किया। इसका दो ही क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया एज पर कंफर्ट कंडीशन, हम लोग लेंथ ऑफ कर्व जो होता है वो पहला क्राइटेरिया में देखेंगे कंफर्ट कंडीशन में। कंफर्ट कंडीशन में ये होता है कि लेंथ ऑफ वैली कर्व का जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एन वी क्यूब बाय सी, ये IRC के द्वारा है। C यहाँ क्या हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब फॉर क्यूबिक पैराबोला। और V जो है वो चेंज इन स्पीड है, N क्या है चेंज इन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट चेंज में क्या होगा,
mod of n1 minus n2। अगर सेकंड क्रिटेरिया की बात करें तो वो होगा एच पर एच एस डी। एच एस डी क्या है? हेडलाइट साइड डिस्टेंस। क्यों एच एस डी को लेते हैं? क्योंकि रात के समय में जब वैली कर्व होगा यानी गाड़ी ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो वो हेडलाइट जहाँ तक उसका हेडलाइट जहाँ तक दिखेगा वहीं तक कार आगे देख सकता है। हेडलाइट जहाँ तक विजिबल होगा वहीं तक कार का जो ड्राइवर है वो देख सकता है। इसमें दो कंडीशन आते हैं, जिसमें लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन एच एस डी। इसमें एज्यूम करते हैं कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू एस एस डी। एच एस डी अगर ये इस पर सही आ जाता है तो हमारा एजम्पशन सही हो गया। अगर केस 2 में बात करें तो लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन एच एस डी यानी हेडलाइट साइड डिस्टेंस, इसमें भी हम लोग एज्यूम करके करते हैं। अगर ये सही हो गया तो इसको ले लेते हैं। एस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच एस डी ऑफ हॉरिजॉन्टल। बीटा क्या होगा? बीम एंगल। एच क्या होगा? हाइट ऑफ हेडलाइट। इसमें जो फॉर्मूला होता है एन एस स्क्वायर बाय 2h प्लस 2s इंटू 10 बीटा। और सेकेंड केस जब एल वी छोटा होता है किससे? एच एस डी, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालने के लिए 2s माइनस 2h प्लस 2s 10 बीटा बाय n यूज करते हैं। सारा कुछ दिया हुआ है कि बीम एंगल कितना लेते हैं, हाइट कितना लेते हैं, इधर भी बीम एंगल कितना लेते हैं और हाइट कितना लेते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज डिजाइंड फॉर ट्रैफिक नीड, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पार्किंग फैसिलिटी के लिए कैसा कैसा डिज़ाइन पार्किंग फैसिलिटी कैसा कैसा डिज़ाइन किया जाता है, किसके लिए? ट्रैफिक नीड के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑन स्ट्रीट पार्किंग जो कि कन्वेंशनल है कि हम लोग भी जाते हैं स्ट्रीट में गाड़ी लेके जाते हैं और क्या करते हैं? साइड में पार्क कर देते हैं। ऑन स्ट्रीट पार्किंग मीन्स व्हीकल आर पार्क ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीट इटसेल्फ। दिस विल बी यूजली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज देमसेल्फ। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इसमें साइड साइड में हम लोग पार्क करते हैं और रोड हमारा क्लियर रहता है। और अगर सेकेंड पार्किंग की बात करें तो वो होता है 30 डिग्री पार्किंग। इन 30 डिग्री पार्किंग द व्हीकल आर पार्क्ड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू रोड अलाइनमेंट। इन दिस केस मोर व्हीकल आर पार्क्ड एज कंपेयर टू पार्किंग व्हीकल पैरेलल पार्किंग। बेसिकली 30 डिग्री इसलिए एज्यूम किया गया, अडॉप्ट किया गया क्योंकि देख रहे थे कि जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो पैरेलल पार्किंग है उसमें क्या है, स्ट्रीट पार्किंग है जो उसमें क्या है कि गाड़ी सीधा सीधा रखा रहा है और उसमें क्या होता है कि जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इस कारण से हम लोग 30 डिग्री अलाइन पे लेते हैं। अब अगर 45 डिग्री पार्किंग की बात करें, एज द एंगल ऑफ पार्किंग इंक्रीजेज मोर व्हीकल कैन एकोमोडेट इन दिस टाइप ऑफ पार्किंग। जैसे ही जितना पार्किंग एंगल बढ़ाएंगे उतना गाड़ी हमारा उस एरिया में पार्क हो पाएगा क्योंकि उसका जो इफेक्टिव विड्थ है वो घट जाएगा। इस कारण से हम लोग 45 डिग्री पे यूज करते हैं। अगर 60 डिग्री पार्किंग करें द व्हीकल पार्क एट 60 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ रोड, मोर नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी एकोमोडेटेड इन पार्किंग टाइप बट लेटरल डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर पार्किंग विल ऑल्सो बी इंक्रीज। अब देखेंगे कि जैसे ही 60 डिग्री पे आएंगे तो 60 डिग्री में क्या होगा कि जो ज़्यादा एक ही विड्थ में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स पार्क हो सकते हैं लेकिन लेटरल जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वही अगर राइट एंगल पार्किंग की बात करें, इन राइट एंगल पार्किंग और 90 डिग्री पार्किंग द व्हीकल आर पार्क परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रोड ऑल्दो कंज्यूम मैक्सिमम विड्थ ऑफ कर्व लेंथ रिक्वायर्ड इज वेरी लिटिल। अब इसमें बात करें कि जो पार्किंग का जो होगा वो जिस तरह देख सकते हैं कि जो 90 डिग्री पे पार्क किया जा रहा है, जैसे रोड है उसके 90 डिग्री में हम लोग पार्क कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रोड होता है और जो विड्थ होता है वो कार का इफेक्टिव विड्थ जितना होता है उतना ही यूज होता है, जिस कारण से हम लोग लेस नंबर ऑफ कार पार्क कर पाते हैं। अब अगर बात करें एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है while aligning a hill road with a ruling gradient of 6%, a horizontal curve of radius 60 meter is encountered, find the compensated gradient at the curve। बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपसे पूछा गया है कंपनसेटेड ग्रेडियंट का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि 6% रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइडेड है और रेडियस कितना दिया हुआ है 60 मीटर। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है 6%, रेडियस कितना दिया हुआ है 60 मीटर। ग्रेड कंपनसेशन का फार्मूला क्या होता है? तो दो फार्मूला होता है। जब
रेडियस 45 मीटर से छोटा या 45 मीटर के बराबर हो तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 30 प्लस आर बाय आर परसेंटेज। अगर 45 मीटर से ज़्यादा हो तो क्या यूज़ कर सकते हैं, 75 बाय आर परसेंट। यहाँ पे रेडियस कितना है, 60 मीटर, जो कि 45 मीटर से ज़्यादा है, तो ग्रेड कंपनसेशन कितना यूज करेंगे, 75 बाय आर परसेंट। कितना आ जाएगा, 1.25%। तो कंपनसेटेड इतना ग्रेड कंपनसेशन कितना आ गया, 1.2%। अगर कंपनसेटेड ग्रेडियंट की बात करें तो 6% में इतना घटा देंगे, 4.75%। इसमें एक और ट्विस्ट की बात है कि अगर आंसर आपका आ जाता है 4% से लेस आ जाता है तो हम लोग 4% यूज करेंगे, क्योंकि 4% तक हम लोग को 4% के नीचे कोई भी ग्रेडियंट को कंपनसेट करने की जरूरी नहीं पड़ती है। अब अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन है कि calculate the minimum side distance required to avoid a head-on collision of two cars approaching from opposite direction at 90 and 60 km per hour. As you may assume reaction time of 2.5 second, coefficient of friction is 0.7 and brake efficiency of 50% in either case. क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्या कह रहा है, कि इसमें कह रहा है कि मिनिमम साइड डिस्टेंस फाइंड करना है जिसमें अवॉइड कर सकें क्या, हेड ऑन कॉलिजन। दो कार का जो अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, दोनों का स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। रिएक्शन टाइम दोनों कार का कितना दिया हुआ है, 2.5 सेकेंड। रोड का कॉफिशियंट कितना दिया हुआ है, 0.7। और ब्रेक का जो एफिशिएंसी है वो 50% है दोनों केस में। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली हम लोग को एसएसडी का फार्मूला लगाना है। एसएसडी का फार्मूला इन द सेंस ऐसे लगाना है कि एक कार के लिए एसएसडी का फार्मूला लगाना है, फिर दूसरे कार के लिए एसएसडी का फार्मूला लगाना है, फिर देखेंगे कि दोनों कितना में रुक जाते हैं, उतना ही हमारा सेफ डिस्टेंस हो गया। तो पहला एसएसडी का फार्मूला में क्या होगा, वी टी इंटू वी स्क्वायर बाई 2g एफ इंटू बी। वी क्या होगा, व्हीकल स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड। टी क्या होगा, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। एफ क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बी क्या हो गया, ब्रेक एफिशिएंसी। जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं कि V1 का वेलोसिटी कितना था, 90 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो वो आता है 25 मीटर पर सेकंड। अगर V2 की बात करें तो वो हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको मीटर पर सेकंड की बात करें तो वो हो जाएगा 16.67 मीटर पर सेकंड। अगर T1 की बात करें तो वो होगा 2.55 और फ्रिक्शन की बात करें तो वो होगा 0.7 और B की बात करें तो वो होगा 0.5। SSD1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले SSD1, यहाँ पे सारा डाटा सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा वो है स्पीड। क्यों, क्योंकि स्पीड ही चेंज हो रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इस यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ पर से इजीली देख सकते हैं, वी टी इंटू वी स्क्वायर बाई 2g एफ इंटू बी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, भी 25 है इंटू 2.5 सेकेंड हम लोग क्या लिए थे, रिएक्शन टाइम। तो 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, जी के जगह 0.7, एफ के जगह और 0.5 क्या है, ब्रेकिंग इफिशियंसी। यहाँ पर से आंसर आ जाता है 153.51 मीटर। और अगर SSD2 की बात करें तो 16.67 हमारा क्या हो गया, V2 हो गया मीटर पर सेकंड में, और 2.5 हमारा क्या हो गया, रिएक्शन टाइम हो गया। और 16.6 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 9.81 इंटू 0.7 इंटू 0.5, यहाँ से आंसर आ जाएगा 82.14 मीटर। टू अवॉइड हेड ऑन कॉलिजन मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज SSD1 और SSD2 का समेसन। अब यहाँ पे समझेंगे कि आखिर SSD1 और SSD2 का समेसन क्यों किया। क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन कह रहा है कि हेड ऑन कॉलिजन से बचने के लिए हम लोग को कितना दूरी मिनिमम चाहिए। तो हम लोग को मिनिमम दूरी तभी पता कर सकते हैं कि एक कार जो 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है उसको रुकने के लिए कितना दूरी चाहिए, और 60 किलोमीटर पे जो ट्रैवल कर रही है उसको रुकने के लिए कितना दूरी चाहिए। अगर दोनों का SSD हम निकाल लेते हैं तो अगर ऐड कर लेते वही हमारा डिस्टेंस मिनिमम होगा हेड ऑन कॉलिजन को बचाने के लिए। इसी कारण से हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है 235.6 मीटर, जो कि हमारा आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है लिस्ट द एडवांटेज ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। अगर ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का एडवांटेज पूछ रहे हैं तो अगर ग्रेड सेपरेटर का एडवांटेज देखें तो क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ व्हीकल स्टॉप, यानी बार बार जो व्हीकल स्टॉप हो रहा है जगह जगह पे, इंटरसेक्शन पे स्टॉप हो रहा है, ट्रैफिक फ्लो को जो रिड्यूस कर रहा है स्टॉप होने से, उसको क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है। क्योंकि इसमें व्हीकल स्टॉप होने के लिए उतने
एग्जिट है ही नहीं कि जो ये व्हीकल ट्रैफिक फ्लो को डिस्टर्ब कर सके। इनहेंस सेफ्टी, इसमें क्या जो एक्सीडेंट का जो खतरा है वो इससे रिड्यूस करता है। इंक्रीज स्पीड लिमिट, व्हीकल का इसमें क्या होता है कि मूवमेंट प्रॉपर होता है, इसीलिए स्पीड लिमिट क्या होता है, इंक्रीज रहता है। वर्सटिलिटी इन डिज़ाइन, या फिर क्या होगा कि वेरियस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन रोड्स, अगर इसमें जो इंटरसेक्शन है उसमें कि वेरियस इंटरसेक्शन वेरियस एंगल पे इंटरसेक्शन मौजूद है, जिस कारण से ये मोर वर्सेटाइल होता है, टाइम सेविंग होता है, और कंजेशन जो होता है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ से ग्रेड सेपरेशन से हम लोग ईजिली निकल सकते हैं। और एक्सीडेंट्स रिड्यूस भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि एक एक रोड दूसरे ग्रेडियंट पे रहता है, दूसरा रोड दूसरे ग्रेडियंट पे रहता है, तो हेड ऑन कॉलिजन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी होता है, क्योंकि अर्बन एरिया को इजीली कनेक्ट इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये होगा हाई कॉस्ट एंड लैंड रिक्वायरमेंट। इसको सेटअप करने के लिए और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हाई कॉस्ट चाहिए और लैंड रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है इसका, इसी कारण से ईजिली इसे बना पाना मुश्किल होता है। पोटेंशियल कन्फ्यूजन फॉर ड्राइवर, अगर इसमें क्या होता है कि नेविगेशन चैलेंज होता है, क्योंकि एक ही जगह पर कार क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, इस कारण से नेविगेशन प्रॉब्लम इसमें हो सकते हैं। बस यही डिसएडवांटेज था इसका। यहाँ से फिगर से हम लोग समझ सकते हैं, और ये रोड का फिगर से राइट साइड में रोड का फिगर, ये है क्रॉस मतलब ऊपर से टॉप व्यू देख सकते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा कि हम लोग का कि किस तरह से ये होता है। यहाँ पे हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि आखिर नेविगेशन प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि एक डायरेक्शन से आ रहा है फिर वो नीचे जा रहा है, इस कारण से हम लोग नेविगेशन प्रॉब्लम से रहते हैं। और स्पेस भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस एक्वायर कर रहा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज ट्रैफिक रोटरी, what are its advantage and limitation in particular references। ट्रैफिक रोटरी क्या है? ट्रैफिक रोटरी की अगर बात करें, रोटरी इज a type of grid compensation in which converts all major conflicts into smaller conflicts। ये मेजर कन्फ्लिक्ट्स को क्या करता है कि स्मॉलर कन्फ्लिक्ट्स में बदल देता है। इससे ये हमारा फ़ायदा होता है कि जो बड़ी दुर्घटना होती है उसके मेनली चांसेस ये रहते हैं कि वो छोटी दुर्घटना में बदल जाए। और इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू वेविंग कन्फ्लिक्ट। जो डायरेक्ट क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग मतलब इन द सेंस जो 90 डिग्री पे या फिर डायरेक्ट शूट आउट यानी पैरेलली हेड ऑन कॉलिजन के चांसेस को कम करके ये वेविंग यानी कर्व के रूप में हम लोग को प्रोवाइड करता है, जिस कारण से ये क्या होता है कि ईजिली रूप में ये एक्सेप्टेबल होता है। और इसके थ्री इंग्रेडिएंट मतलब कि थ्री कंपोनेंट है, मर्जिंग, डाइवर्जिंग और वेविंग। कॉम्बिनेशन ऑफ मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्या कहलाता है? वेविंग। अगर फिगर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के अपर पोर्शन में वाले फिगर में वो क्या होगा कि हमारा एक क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, और राइट साइड में जो एग्जैक्ट फिगर रोड का है और राइट साइड के डाउन बॉटम में देख सकते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी कार मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। सेंट्रल आइलैंड होता है, स्प्लिटर आइलैंड होता है, वेविंग लेंथ होता है, वेविंग विड्थ होता है। अगर सेंट्रल आइलैंड की बात करें तो बीच में आपको गोल सा दिख रहा होगा, वही हमारा क्या होता है? सेंट्रल आइलैंड, उसी को कहते हैं। और रोड के बीच बीच में एक ट्रायंगुलर ब्लैक कलर का, या फिर अगर रोड पे देखें तो ऑरेंज कलर का जो बीच में ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, वो क्या हो गया? वो हमारा हो गया स्प्लिटर आइलैंड। और अगर वेविंग लेंथ की बात करें तो दो स्प्लिटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वेविंग लेंथ। और अगर वेविंग विड्थ की बात करें तो वेविंग विड्थ हमारा क्या हो गया कि जो बीच में जो रेडियस होता है और उससे और आइलैंड की दूरी को हम लोग वेविंग विड्थ कहते हैं। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज आप देख सकते हैं, बेसिकली मेनली इसका तीन एडवांटेज हम लोग डिस्कस करेंगे। तीन एडवांटेज में ये आता है कि मेजर कन्फ्लिक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू माइनर कन्फ्लिक्ट्स, मतलब यही हो गया कि मेजर कन्फ्लिक्ट्स को माइनर कन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट करता है। और सेल्फ गवर्निंग होता है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद गवर्न होता है। और व्हीकल डज नॉट नीड्स टू स्टॉप, इसमें व्हीकल को स्टॉप होने की कोई ज़रूरी नहीं होता। इसमें ऐसा पैटर्न क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो करता है, जिससे क्या होता है कि व्हीकल को स्टॉप करने की जरूरी नहीं पड़ती है। और बाकी एडवांटेज के लिए आप यहाँ पे मेंशन पॉइंट को देख सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें होता है कि रिक्वायर्स लार्ज एरिया, इसको बनाने के लिए लार्ज एरिया रिक्वायर होता है। नॉन सूटेबल फॉर पेडिस्टेरियन क्रॉसिंग एज व्हीकल डज नॉट स्टॉप,
वैसे जगह पे जहाँ पे व्हीकल डज नॉट स्टॉप नहीं होते हैं, वहाँ पे अगर बना देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि यूजलेस वर्थ नहीं करेगा। और तीसरा यह होगा कि स्पीड ऑफ व्हीकल इज रिड्यूस्ड इवन व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज लो। इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम लो हो जाता है, मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम लो होने के बावजूद भी स्पीड क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्कुलर ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना होता है। इस कारण से ट्रैफिक वॉल्यूम लो होने के बावजूद भी इसमें स्पीड, गाड़ी का स्पीड जो होता है वो लो रखता है, यानी टाइम कंजप्शन होता है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के पीवाईक्यू को देखेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे के पीवाईक्यू के, और अगले में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल को। सो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अनेक अन्य कॉलेज में शेयर करें, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू एवरीवन।